तो चलिए बच्चों, प्रीवियस क्लास के आगे अपन कंटिन्यू करें। प्रीवियस क्लास में अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस ड्राइव किए थे। आप लोग को याद होगा, फर्स्ट अपन ने इक्वेशन जो था वो ड्राइव किया था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू ऑफ a साइन ओमेगा t। सेकेंड इक्वेशन आपने वेलोसिटी इक्वेशन करा था a ओमेगा कॉस ओमेगा t। इसका एक और फॉर्म आया था आपका ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसके बाद आपने एक्सेलरेशन इक्वेशन करा था f इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो ये प्रीवियस क्लास में अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस ड्राइव किए थे। अब बच्चों नेक्स्ट इसके बाद हम लोग को देखना चाहिए रीस्टोरिंग फोर्स इक्वेशन, या रीस्टोरिंग फोर्स इक्वेशन भी कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी कर सकते हैं। चलिए पहले टाइम पीरियड कर लेते हैं। फोर्थ टाइम पीरियड इक्वेशन, टाइम पीरियड इक्वेशन। देखिए यहां पर माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन बता रहा है। जब आप टाइम से रिलेटेड बात करोगे तो आपको पॉजिटिव साइन ही लेना पड़ेगा। तो अब आपको क्लियर यहां पर f इज इक्वल टू आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और आप सब जानते हैं ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी स्क्वायर इंटू ऑफ वाई। तो डेफिनेटली टी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा 2 पाई स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एफ। इसका मतलब टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर वाई अपॉन एफ। तो ये कहलाता है टाइम पीरियड इक्वेशन। When the body executes simple harmonic motion, then displacement equation y is equal to a sin omega t, velocity equation a omega cos omega t and omega into root over a square minus y square. Acceleration equation f is equal to minus omega square into y, and time period equation t is equal to 2 pi into root over y upon f. What is y? Displacement. एंड व्हाट इज एफ? एक्सेलरेशन। तो बच्चों जल्दी से इसको कॉपी करो। चलो और बाकी नेक्स्ट भी बता देते हैं, बोर्ड को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। यदि मैं आपसे बात करूं फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, तो आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू होता है 1 बाई टी। तो n इज इक्वल टू टी आप निकाल चुके हो, तो क्या जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू रूट ओवर f अपॉन वाई, ये आ जाएगा। यदि आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रीस्टोरिंग फोर्स इक्वेशन, या फोर्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में होता ही है, जैसे अपन ये बात कर रहे हैं ना सिंपल पेंडुलम है, इसको राइट साइड ले जाकर आपने छोड़ दिया तो आपको पता ही अपनी मीन पोजीशंस के दोनों तरफ क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। आप जरा सोचो, जब यहां पर गया उसके बाद वापस रिटर्न आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना तो कोई फोर्स लग रहा होगा ना जो उसको वापस लेकर आ रहा है। तो ये जो फोर्स वापस रिटर्न लेकर आता है मीन पोजीशन में, उसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वेशन क्या होगा? तो हम लोग को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एफ का अपन निकाल चुके हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो इसलिए f इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ माइनस साइन यही बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी की वजह से बॉडी रिटर्न होती है। फिर नेक्स्ट सेवेंथ, जैसे मैंने आपको रीस्टोरिंग फोर्स बताया, अब नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विच एक्सिक्यूटिंग SHM। तो काइनेटिक एनर्जी इन SHM, तो अब काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है हाफ m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और वेलोसिटी जो है वो इक्वेशन आपने किया हुआ है, तो हाफ m इंटू v की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। फिर एट्थ पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? पोजीशन की वजह से होती है। इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू। तो एक्चुअली में एनर्जी मतलब वर्क डन ना, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसीलिए यहां पर भी क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू एफ इंटू ऑफ वाई, और इसलिए u इज इक्वल टू एफ आपने निकाला हुआ है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, लेकिन ये सही नहीं आएगा। देखो बच्चों, कभी भी जब फोर्स वेरिएबल होता है तो आप डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क नहीं निकालते। किससे निकालते हैं भाई? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये स्मॉल वर्क निकालना पड़ेगा, और वही स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, और ये जाएगा एफ इंटू ऑफ डी वाई। तो डी यू इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इंटू ऑफ डी वाई। ऐसा ये फोर्स की वैल्यू रख दी है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब टोटल एनर्जी तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ यू। यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह से कॉमन निकल जाएगा, और ये जाएगा वाई इंटू ऑफ डी वाई। ये जाएगा टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर वाई टू द पावर 1 वाई स्क्वायर बाई 2। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। हाफ माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नाइन्थ टोटल एनर्जी इक्वेशन। हाँ, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ भी अपन माइनस साइन इग्नोर कर देंगे, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब आप ओपन करोगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी वाई पर डिपेंड नहीं करेगी, हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट, राइट। किसको फुलफिल करेगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों एक काम करो, एक छोटा सा करेक्शन कर लो तुम लोग। एनर्जी एक्चुअली में अपन बात करें तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर माइनस साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो आप ये जो साइन है ना उसको प्लस कर लो, प्लस कर लो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और माइनस रहने दो, क्योंकि अपन ने यहाँ भी देखो प्लस ही ले लिया था फाइनली, है ना। अब यदि मान लो सपोज जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, देखिए ये जैसे सिंपल पेंडुलम है, राइट साइड ले जाकर आपने छोड़ा तो ये अपनी इस मीन पोजीशंस के अबाउट क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो मीन पोजीशन मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। और फिर जब राइट साइड ये मैक्सिमम क्या है तो इसको क्या बोलोगे? y इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड हो गया ना ये। तो यदि हम यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स लो, यदि y इज इक्वल टू इसको क्या बोल सकते हैं? माइनस है, यदि इस साइड प्लस तो इस साइड माइनस। तो आपने देखा होगा पेंडुलम जब ऐसा ऑसिलेट करता है तो यहां जाकर जब रुकता है तो वेलोसिटी क्या जाती है? 0। और जब यहां आते तो वेलोसिटी कैसे जाती है? मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? 0। और जब यहां पर हाइट पर गया तो वेलोसिटी 0 गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सेम यहां पर आएगा, ऐसे फॉर्मूले से भी आएगा। y इज इक्वल टू, मान लीजिए अपन a लेते हैं, y इज इक्वल टू अपन 0 लेते हैं और y इज इक्वल टू माइनस a।
फिर यहाँ पर ले लें अपन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर अपन ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ ले लेते हैं अपन टोटल एनर्जी। तो यदि इसमें वैल्यू रखे काइनेटिक एनर्जी y की वैल्यू a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या जाएगा 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी 0, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इसी y इज इक्वल टू a की पोजीशन में देखो आप यहाँ पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मैक्सिमम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। फिर टोटल एनर्जी देखो आप, टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 0 प्लस ये हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन में देखो यहां पर, जब मीन पोजीशन में करोगे तो y की वैल्यू यहां 0 रखोगे, तो a स्क्वायर माइनस 0 मतलब a स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो अब काइनेटिक एनर्जी जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कैसी दिख रही है मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दिखेगी, तो आप यहाँ पर y की वैल्यू रख दीजिएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी 0, तो ये 0 हो गई। टोटल एनर्जी इन दोनों का समीशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ऐसे y इज इक्वल टू माइनस ए रख कर देखिए, तो माइनस ए यहां पर रखोगे तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी यहां भी कितनी आ जाएगी 0, राइट। पोटेंशियल एनर्जी देखिएगा, तो y की वैल्यू माइनस ए रखिए माइनस ए स्क्वायर, तो कितना जाएगा a स्क्वायर, सेम आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। टोटल एनर्जी इन दोनों का समीशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब यदि आप ग्राफ स्केच करते हैं तो ग्राफ बना सकते हैं, देखो आप यहां पर अपन ले लेते हैं y पॉजिटिव और यहां पर y नेगेटिव, समझ रहे बात, यहां पर प्लस y और ये माइनस है, और यहां पर y कितना होगा 0, तो जब y की वैल्यू a लेंगे अपन और यहां पर y की वैल्यू क्या लेंगे माइनस है, तो अब आपके सामने y इज इक्वल टू प्लस है, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो y इज इक्वल टू a पर देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 0, ये 0 है ना, और y इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी कैसी आ रही है मैक्सिमम, ये y इज इक्वल टू माइनस ए पर देखो फिर से क्या आ रही है 0, और चूंकि यहां पर ये a स्क्वायर दिख रहा है तो पैराबोलिक ऐसा आएगा। ये कौन सा ग्राफ रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि जब बॉडी मीन पोजीशन पर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है मैक्सिमम, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 0, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाओ, तो आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू a पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है मैक्सिमम, जो काइनेटिक एनर्जी यहां थी वो अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की है, ये काइनेटिक एनर्जी एंड y ग्राफ है ना। अब यहां y इज इक्वल टू a पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है मैक्सिमम, जितनी यहां है उतनी माइनस ए पर भी है, सेम यही है देखो माइनस ए पर, तो y इज इक्वल टू माइनस ए पर भी यही पॉइंट बनेगा, लेकिन y इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0, ये
मतलब ये ग्राफ ऐसा रहेगा। तो आपको दिख रहा है ये जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। लेकिन टोटल एनर्जी देखो आप, चाहे y इजिकल टू ए पर बोलो, चाहे y इजिकल टू 0 पर बोलो, चाहे y इजिकल टू -a पर, सेम है, मैक्सिमम है और कांस्टेंट। तो इसका मतलब यदि इन पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसा रहेगा। ये जो ग्राफ था ये ऐसा था, और ये ग्राफ को क्या बोलोगे, टोटल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्रूफ कर रहा है ग्राफ किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। और साथ ही साथ आपको बता रहा है ये कि जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम। तो ये ग्राफ जो है उस तरीके से, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और ये टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वाई पर डिपेंड नहीं करती, हर वक्त कैसी मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट। जल्दी से ऐसा का ऐसा कॉपी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम, ये बच्चों जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है वो सिंपल पेंडुलम का है। डेफिनेशन होती है, इफ ए हैवी एंड पॉइंटेड बॉडी, उसको एक देना मिला के तो बोर्ड देखेगा। इफ ए हैवी एंड पॉइंटेड बॉडी इज कनेक्टेड with one end of a massless and inextensible string, and the other end of a string is connected with a rigid support, then this system is called simple pendulum. यदि किसी हैवी और पॉइंटेड बॉडी को किसी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, बहुत लाइट स्ट्रिंग हो, ना खींचने वाली हो, उसके एक एंड से आप कनेक्ट कर दो और दूसरा एंड किससे, रिजिड सपोर्ट से, तो जो सिस्टम होता है उसको अपन बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ये जो हैवी और पॉइंटेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं बॉब, BOB। तो आपको जनरली एग्जाम में आता है व्हाट इज सिंपल पेंडुलम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऐसा करके क्वेश्चन आता है और जनरली मैक्सिमम आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन में आप सिंपल लिख दीजिए, व्हेन ए हैवी एंड पॉइंटेड बॉडी is connected with one end of a massless and inextensible string and the other end of a string is connected with a rigid support, then the system is called simple pendulum. अब बच्चों इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो जरा देखो आप, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को आपने राइट साइड ले जाकर छोड़ दिया, तो आप सब जानते हैं ये अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो किसी वक्त जब यहाँ पर है तो उसका जो वेट है वो वर्क करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट किस तरह वर्क करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। स्वाभाविक है इस स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा, टेंशन। और मान लीजिए टेंशन की वैल्यू अपन ने लिखा है T डैश। तो जो टेंशन है उसको अपन सपोज T डैश से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो पेंडुलम है, बॉब है, वो जब इस पोजीशन में, तो मान लीजिए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। डेफिनेटली बच्चों जब ये थीटा है और यदि मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन करूं ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। mg को आप रिजॉल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा। जो कंपोनेंट एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। सेकेंड कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, mg sin थीटा। राइट, एकदम डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है। यदि ये बाकायदा ऑसिलेशन हो रहा है
स्ट्रिंग नहीं टूट रही है, इसका मतलब है mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? टेंशन। लेकिन इस mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब ये बॉब जो है वो इसी फोर्स की वजह से कहां आएगा? वापस मीन पोजीशन पर। तो यहां पर यदि हम बोलेंगे टेंशन, तो टेंशन हो जाएगा टी डैश, और टी डैश इज इक्वल टू जाएगा mg cos थीटा। जबकि ये जो फोर्स दिख रहा है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर होगा, रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू mg sin थीटा, और चूंकि ये थीटा के अपोजिट है इसलिए माइनस। तो अब आप सब जानते हैं फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस m इंटू जी इंटू साइन थीटा। तो ये mm क्या हो गया? कैंसिल। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं इफ थीटा इज वेरी लेस, तो आप सब जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। मतलब ये जो एंगल है ऐसा ऐसा ऑसिलेट नहीं कर रहा है पेंडुलम, बस ऐसा कर रहा है। यदि ऐसा ऑसिलेट करेगा तो लगभग स्ट्रेट पाथ पर ही होगा। क्यों भाई? यदि थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये जो ऑसिलेशन होगा लगभग स्ट्रेट पाथ पर होगा, ऑसिलेटरी होगा। थर्ड जो आप देखने वाले हैं वो भी देखिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू है F इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा, और इस थीटा के लिए देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो है मान लीजिए मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? y से, और ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ l से। तो यदि ये l है तो ये भी l होगा। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप? y अपॉन l। और यदि आप यहां ध्यान दें तो F इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू वाई। यहां जी भी कांस्टेंट और एल भी कांस्टेंट है, इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। मतलब इस डेरिवेशन ने यह प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। ये किसकी कंडीशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट, द मोशन शुड बी ऑन ए स्ट्रेट पाथ, तो जब थीटा स्मॉल है तो स्ट्रेट पाथ होगा। सेकंड, मोशन शुड बी ऑसिलेटरी, तो ऑसिलेटरी है। और थर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो भी फुलफिल होगी। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर पेंडुलम एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ theta is very small, if theta is very less, then pendulum executing simple harmonic motion, ये प्रूफ हो गया। और आप सबको पता है since in simple harmonic motion t is equal to 2 pi इंटू रूट ओवर वाई अपॉन एफ, ये मैंने डिराइव करवाया था अभी आपको, डिफरेंट इक्वेशंस डिराइव करवाए इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन, एक्सेलरेशन इक्वेशन, फिर आपको टाइम पीरियड इक्वेशन। तो टाइम पीरियड इक्वेशन यही था, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर वाई अपॉन एफ, जनरल इक्वेशन है। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए वाई अपॉन एफ की यहां से, तो आपको पता है बाय 1 y अपॉन एफ इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो l बाय जी आ जाएगा, f यहां जाएगा, l यहां जाएगा, g नीचे जाएगा, तो डेफिनेटली ये जाएगा l बाय जी। नेगेटिव साइन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? टाइम पीरियड। टाइम यदि आप रूट के अंदर है और नेगेटिव रख दोगे तो इमेजिनरी हो जाएगा ना, तो टाइम हमेशा कैसा रहेगा? हाँ, तो ये पॉजिटिव वैल्यू। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई इंटू रूट ओवर l बाई।
एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मैक्सिमम एग्जाम में आता ही है, मैक्सिमम टाइम्स, अधिकतर ये डेरिवेशन डिराइव करने के लिए एग्जाम में आता है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना चाहिए लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। तो अब आपके पास फॉर्मूला तो है ही ना, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर L बाई जी। इसको देख के समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। जितना लेंथ ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा, टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना स्लो ऑसिलेशन होगा। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब यदि टाइम पीरियड बढ़ रहा है मतलब वन ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम का मतलब स्लो ऑसिलेशन। तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, यदि एक इस तरीके से आपका वो आपने देखा होगा धागे की रील आती है ना, यदि इसमें हॉलो रहती है, कोई हॉलो पाइप ले लीजिए, उसमें से ऐसा स्ट्रिंग डाल दीजिए, यहाँ पर स्टोन को बांध दीजिए और यहाँ से पकड़ के रखिए ऊपर से, और उसको पेंडुलम को जो है हिला दीजिए। जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी लेंथ शॉर्ट रखिए, आपको देखने मिलेगा वो जब लेंथ शॉर्ट है तो फास्ट ऑसिलेट करेगा। धीरे धीरे इधर धागे को छोड़ते जाइए, इस धागे को यहाँ से छोड़ते जाइए, ये नीचे जाता जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी। आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा जब लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो ऑसिलेशन कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, क्योंकि T इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। ज़्यादा लेंथ होने पर टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ऑसिलेशन कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। फिर सेकंड जो है वो है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, हालांकि इसको लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है T इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। मतलब G की जगह पर यदि आप इसको सही मायने में एक्सेलरेशन बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा टाइम पीरियड उतना कम होगा। टाइम पीरियड कम का मतलब फास्ट ऑसिलेशन। अब ये एक्सेलरेशन ज़्यादा कब होगा और कब कब होगा? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपने पेंडुलम ऐसा एक ये ऐसा पकड़कर ले जा रहे हैं, एक धागे से ऐसा बांध दिया थ्रेड से स्टोन को, ये ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेट करते करते आप लिफ्ट में चढ़ गए और लिफ्ट ऊपर जा रही है, फास्ट जा रही है ए एक्सेलरेशन से। तो यदि लिफ्ट ऊपर जाएगी ए एक्सेलरेशन से तो आप सब जानते हैं उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? फिक्टिशियस एक्सेलरेशन। किस तरफ? मोशन के अपोजिट, मतलब डाउनवर्ड। तो डेफिनेटली यहां पर जी की जगह क्या जाएगा? जी प्लस ए। ये कब होगा? जब लिफ्ट कैसे जाएगी? अपवर्ड जाएगी विथ एक्सेलरेशन ए। तब पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या जाएगा? 2 पाई इंटू रूट ओवर एल अपॉन जी प्लस ए। इसका मतलब है कि जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी विथ एक्सेलरेशन ए तो आपको दिख रहा है वहाँ पर जाएगा रूट ओवर जी प्लस ए। मतलब ये बढ़ गया, यदि ये बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या हो गया? कम हो गया। टाइम पीरियड कम का मतलब फास्ट ऑसिलेशन, पेंडुलम फास्ट ऑसिलेट करने लगेगा। लेकिन यदि वही लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगी तो आपको मालूम है फिक्टिशियस एक्सेलरेशन या शूडो एक्सेलरेशन किस तरफ हो जाएगा? अपवर्ड। तो ये एक्सेलरेशन क्या जाएगा फिर? जी माइनस ए हो जाएगा। जी किस तरफ है? नीचे, और फिक्टिशियस एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना जाएगा? जी माइनस ए। मतलब अब आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर क्या हो गया? कम हो गया। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कैसा ऑसिलेशन होने लगेगा? स्लो ऑसिलेशन। तो ये जो टी है वो किस पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन पर। आप बोल सकते हो टी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए। थर्ड जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड, लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आपको दिख रहा है फॉर्मूला जो था T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाय जी। इस पूरे में कहीं भी ए नहीं है, एम्पलीट्यूड नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा।
ऐसे ना तो मास है यहाँ पर, जो बॉब है उसका मास नहीं है, m नहीं है, मतलब टाइम पीरियड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ ए बॉब। केवल किस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड? l पर और g पर। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड देन इट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। अब टाइम पीरियड 2 सेकंड कब रहेगा? तो देखो अपने को पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर l बाय जी। यहाँ t की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 पाई रूट ओवर l अपॉन जी, ये 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू पाई इंटू रूट ओवर l बाय जी। स्क्वायरिंग कर दीजिए, 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर l बाय जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, g अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ l। आप सब जानते हैं g की वैल्यू कितनी होती है? 9.81। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1 स्क्वायर 14। स्क्वायर करोगे अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगा जितना g है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब l की वैल्यू कितनी आएगी? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि यदि आप एक थ्रेड लेते हो, स्ट्रिंग लेते हो 100 सेंटीमीटर की, 1 मीटर की, उसमें स्टोन को बांध देते हो, राइट साइड ले जाकर छोड़ोगे तो वो जब ऑसिलेट करेगा तो उसको 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। क्या बोलोगे उसको आप? सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम कब बनेगा? जब आप स्ट्रिंग की लेंथ कितनी लोगे? 1 मीटर, उससे टाइम पीरियड कितना सेट हो जाएगा? 2 सेकंड। ऐसे पेंडुलम को अपन बोलते हैं सेकंड पेंडुलम, राइट। नेक्स्ट बच्चों, मोशन ऑफ स्प्रिंग। मोशन ऑफ स्प्रिंग, ध्यान दो, ये स्प्रिंग है, इससे किसी बॉडी को अटैच कर दिया, इंडिकेटर है, ये स्केल है। यदि इसको आप डाउनवर्ड खींचते हैं और छोड़ते हैं तो आपको मालूम है ये इस मीन पोजीशंस के अबाउट क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। यदि इस पर ये वेट आपने सस्पेंड कर दिया है जिसकी वजह से नीचे आ रहा है तो आपको मालूम है वेट कितना है? mg। आपने डाउनवर्ड खींचा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। और मान लीजिए आपने कितना डिस्प्लेस किया? y। तो यदि आपसे बोला जाए F इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे माइनस के इंटू वाई, क्योंकि आपको मालूम है ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है स्प्रिंग के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाई के। जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में? वाई के अपोजिट। तो इक्वल करते तो क्या होता है? माइनस के इंटू वाई। ये आपको पता है के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के को आपने वर्क पावर एनर्जी में देखा था, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। लेकिन एक और बात है, ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया 2। अब यदि हम बाय 1 इंटू बात करें तो आपको क्लियर दिख रहा है m इंटू एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई। इसका मतलब F इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू वाई। के भी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और m जो है वो सस्पेंडेड मास, ये भी कांस्टेंट है। यदि इनको अपन अलग कर दे तो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। क्यों भाई? यदि ये k बाय m को हम अलग कर दें कांस्टेंट को तो क्या रिलेशन आ जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। मतलब यहां पर क्या हुआ? इसने तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि जब आप नीचे खींच रहे हैं तो या छोड़ रहे हैं तो ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है स्ट्रेट पाथ पर। दूसरा मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी। और तीसरा एक्सेलरेशन प्रूव कर दिया हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये प्रूफ हो गया यहाँ पर ये जो बॉडी है जो स्प्रिंग से अटैच है वो क्या कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर बॉडी अटैच्ड with
वन एंड ऑफ स्प्रिंग एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग को मालूम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो हमको पता है सिंस इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन T इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई इंटू रूट ओवर y अपॉन एफ। भाई अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का इक्वेशन ये ड्राइव किया था ना, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर y अपॉन एफ। तो यहाँ पर चूंकि प्रूफ कर दिए अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इस टाइम पीरियड में अपन y अपॉन एफ की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से ले ले अपन बाय 3 y अपॉन एफ इज इक्वल टू m बाय के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा m बाय के, माइनस साइन इग्नोर कर दोगे तो इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर m बाय के। राइट, व्हाट इज m? सस्पेंडेड मास एंड व्हाट इज k? स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, इसमें बच्चों डिफरेंट केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस, यदि कोई स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो टाइम पीरियड जो है वो t1 इज इक्वल टू, अच्छा इससे आपने ये मास सस्पेंड किया है तो t1 इज इक्वल टू जाएगा 2 पाई इंटू रूट ओवर m बाई के, है ना। लेकिन इसी स्प्रिंग के मान लीजिए आपने n इक्वल पार्ट कर दिए हैं और जो एक पार्ट मिल रहा है उससे इसी बॉडी मास को, इसी मास को आपने कनेक्ट कर दिया। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो आपको मालूम है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k है, अब कितनी हो जाएगी k डैश। और आपको मैं बता चुका हूं n इक्वल पार्ट में कट किया है, कितने पार्ट में n, तो k डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है n इंटू k। ये मैंने बताया था वर्क पावर एनर्जी में। तो अब न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर m अपॉन n इंटू ऑफ k। इसका मतलब है t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट n को अलग कर दो तो क्या बचेगा 2 पाई इंटू रूट ओवर m बाई के। मतलब t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर n इंटू, ये वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है t1 के, t1। तो न्यू टाइम पीरियड इतना हो जाएगा। किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और उसके 2 इक्वल पार्ट कर दिए, अब न्यू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो क्या करोगे t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ t1। 3 पार्ट कर दोगे तो 1 बाय रूट 3 टाइम्स ऑफ t1। अच्छा, नेक्स्ट, यदि ऐसा कनेक्ट है, सेकंड, ये स्प्रिंग ऐसा कनेक्ट है, एक ये और फिर एक और फिर बॉडी आपने कनेक्ट की, ये k1 ये k2 ये m, और क्वेश्चन किया जाए बताओ अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जब सीरीज में रहते हैं, ये सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरीज। तो इस कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना जाता है 1 बाय के इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। इसको सॉल्व करोगे तो k इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, एलसीएम लोगे तो फाइनली सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर m बाय k। k की जगह क्या जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, राइट। इसके अलावा थर्ड, यदि ऐसा कनेक्ट है और ऐसा स्प्रिंग, ये k1 और k2 पैरेलल बोलते हैं इसको, पैरेलल में, है ना, पैरेलल। कहाँ होता है ये? आपकी गाड़ियों के बाइक में दोनों तरफ शॉकअप लगे रहते हैं, पैरेलल। तो इस कंडीशन में नेट स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी जाएगी k1 प्लस k2। तो अब टाइम पीरियड कितना जाएगा 2 पाई इंटू रूट ओवर m सस्पेंडेड मास अपॉन k की जगह क्या जाएगा k1 प्लस k2, राइट। क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लो।